Good morning, student. Welcome back on online classes. Now we discuss about the reproduction in animal. Our topic is egg-laying animal. As you know very well, in last week we discussed about the egg types of animal, that is oviparous or viviparous. Oviparous are those animal which lay egg. जो अंडे देने वाले जानवर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ओविपेरस. यानी कि एग लेइंग एनिमल्स. आप लोग भी अपने नोटबुक और पेन ले लीजिएगा और साथ ही साथ नोट करते जाइएगा. जो एग लेइंग एनिमल होते हैं वो मैंने बताया था आपको कि रेप्टाइल, बर्ड और आपका फिश और एम्फीबियंस. तो हम लिख लेते हैं एग लेइंग एनिमल ओविपेरस में कौन कौन से होते हैं? बर्ड्स, reptiles, fish, amphibians. देखिए, बर्ड आप सब लोग जानते हैं फ्लाइंग एनिमल है. रेप्टाइल्स आप सब लोग जानते हैं इनकी टेल होती है और जो क्राउलिंग ऑन द ग्राउंड जो जमीन पर रहते हैं जैसे कि स्नेक और आपका ये लिजर्ड जो आपके घरों में होता है. फिश एक्वाटिक एनिमल. एम्फीबियन ये दोनों जगह पे रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं जैसे कि फ्रॉग. राइट, ओके. तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि बर्ड और रेप्टाइल्स ये अपने अंडे कहाँ पे देते हैं? या तो बर्ड कहाँ पे देगी? नेस्ट में देगी. मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कहाँ पे देगी? नेस्ट में. और रेप्टाइल्स ज्यादातर आपके कहाँ देते हैं? ग्राउंड. फिश और एम्फीबियंस आपके कहाँ देते हैं? वाटर. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो हमें फर्टिलाइजेशन का पता होना बहुत जरूरी है. फर्टिलाइजेशन आपको पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है. ये हम लास्ट क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं, इसलिए आपको रिकैप कराया है. ठीक है, आप ये अपने दिमाग में रखिए कि ओविपेरस एनिमल यानी कि अंडे देने वाले जानवर, और वो कितने ग्रुप में डिवाइड है? बर्ड, रेप्टाइल, फिश, एम्फीबियंस. बर्ड और रेप्टाइल आपकी ग्राउंड या नेस्ट पे आपके अंडे देते हैं और जो फिश और एम्फीबियन होते हैं वो कहाँ पे अंडे देते हैं? वाटर में. अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन. आखिर फर्टिलाइजेशन होता क्या है? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में दो तरीके की सेल्स होती है. एक होती है सोमेटिक जिससे हमारी बॉडी फॉर्मेशन होता है. एक होती है रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि जनन कोशिकाएं जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं. तो हम पहले बता चुके हैं जो मेल का साइन ये है. जो मेल सेल होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? स्पर्म इन केस ऑफ ह्यूमन. और फीमेल का साइन ये है. साइन जरूर याद रखिएगा, जब आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे तो आपको मेल और फीमेल वहां पे लिखा नहीं दिखाई देगा, आपको केवल साइन बना के बता दिया जाएगा. या हम फ्लोरल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे मेल और फीमेल पार्ट नहीं लिखते हैं, फिर वहां पे डायग्राम ये सिंबल देख के आपको पता करना होगा ये मेल फ्लावर है कि फीमेल फ्लावर है या फिर ये दोनों तरह के कैरेक्टर इसमें मिल रहे हैं. ठीक है, ओके. जो मेल होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, यहां लिख लेते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स. ये स्पर्म है. और फीमेल में एग
ओवम या ओवम, ये तीनों एक ही सेल्स के नाम है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है। ठीक है, अब जब इन दोनों का फ्यूजन होगा, यानी कि जब ये आपस में मिक्स होंगे, इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स आर कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की हेडिंग कर लीजिएगा सबसे पहले। हेडिंग कर लीजिए। ओके, फर्टिलाइजेशन लिख लीजिएगा। The fusion of मेल का साइन भी बना लीजिए, एंड फीमेल का साइन भी बना लीजिए, गैमेट या रिप्रोडक्टिव सेल। अब यहाँ पे गैमेट वर्ड आया है, ये गैमेट वर्ड स्पेशली यूज होता है किसके लिए, रिप्रोडक्टिव सेल्स के लिए। ठीक है, या तो हम मेल और फीमेल गैमेट बोल रहे हैं या फिर हम बोल रहे हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, एक ही बात है। ठीक है, ओके, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आर कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, जितने भी एग लेइंग एनिमल हैं उनसे क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बाहर आएगा। अब वो बाहर कैसे आएगा, पहले जो एग का जो कवर है वो ब्रेक होगा, टूटेगा हल्का सा, फिर वहां से क्या होगा, वो न्यू ऑर्गेनिज्म बाहर आएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, हैचिंग। तो हम फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे, तो फर्टिलाइजेशन एग लेइंग एनिमल में दो तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है, टू टाइप्स का होता है। एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो हम दोनों टाइप के ही फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। तो हेडिंग कर लीजिएगा, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट में क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब ये इंटरनल वर्ड आप सभी जानते हैं, इंटरनल वर्ड का मतलब होता है अंदर, यानी कि ऐसा ये प्रोसेस अगर फीमेल के बॉडी के अंदर हो रही है, जैसे कि ह्यूमन में होती है। ठीक है, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इनसाइड द बॉडी, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इनसाइड द बॉडी आर कॉल्ड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यानी कि जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है अगर ये बॉडी के अंदर हो रही है तो ये कैसा फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो लिख लीजिएगा, in this type fertilization process occur inside the फीमेल बॉडी। यानी कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है इस टाइप की इंटरनल फर्टिलाइजेशन में
जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी वो कहाँ पे होगी, इनसाइड द फीमेल बॉडी। एग्जांपल लिख लीजिएगा। इसका एग्जांपल क्या होगा, अब मैंने जो आपको चार लोग बताए थे, बर्ड, रेप्टाइल, फिश और एम्फिबियंस, इसमें से ये पता करो कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें होगा, बर्ड में होगा और रेप्टाइल में होगा। इसमें होगा बर्ड्स और रेप्टाइल्स, और ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो वुमेन के अंदर होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है कि इंटरनल यानी कि इनसाइड द बॉडी, एक्सटर्नल आउटसाइड द बॉडी। द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हैपेंड या अकर आउटसाइड द बॉडी आर कॉल्ड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे जैसे कि इनसाइड द बॉडी है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल का मतलब हो गया आउटसाइड द बॉडी। द प्रोसेस of fertilization happen outside the body या occur outside the body are called the external fertilization। नोट डाउन कर लीजिएगा साथ ही साथ। The fertilization occur outside the body are called external fertilization। अब अपने बुक में डायग्राम लिखेंगे तो देखेंगे कि जो फ्रॉग और फिश है, फ्रॉग और फिश के जो एग होते हैं वो वाटर सरफेस पे पड़े रहते हैं, या फिर जो रिवर बैंक होती है उसके किनारे पे किसी सपोर्ट से अटैच होते हैं और वहीं पे पड़े रहते हैं। यानी कि जो फीमेल फिश है वो एग रिलीज कहाँ करेगी, वाटर में। ठीक है, अभी मैं प्रोसेस समझा दूंगा। तो एक्सटर्नल का मतलब क्या होगा, आउटसाइड द बॉडी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आउटसाइड बॉडी, ताकि हमको ध्यान रहे शॉर्ट में। इंटरनल, इनसाइड बॉडी। अगर इंटरनल का मतलब इनसाइड बॉडी और एक्सटर्नल का मतलब आउटसाइड बॉडी अगर आपको पता है तो फर्टिलाइजेशन तो पता ही। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी हो रहा है, बस हो गया। ओके, तो ये प्रोसेस हम आपको समझाना चाहिए। नोट डाउन करते जाइए साथ ही साथ। देखिए, ये एक मेल फ्रॉग है, ये एक फीमेल फ्रॉग है। ठीक है, मेल फ्रॉग क्या करेगा और फीमेल फ्रॉग क्या करेगा। देखिए, जो फीमेल फ्रॉग है उसने क्या किया, एग रिलीज किए, ये रिप्रोडक्टिव सेल है। ओके, एग रिलीज कहां करेगी, वाटर। और जो मेल फ्रॉग है वो क्या, स्पर्म सेल या फिर मेल गैमेट। मेल गैमेट रिलीज करेगा, कहां करेगा, वो भी वाटर में करेगा। ओके, तभी आपने देखा होगा कि जो वाटर सरफेस है
आप डायग्राम में देखेंगे बुक में तो आप पाएंगे जो वाटर सरफेस है उस वाटर सरफेस के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे से एग आपको दिखाई देंगे। यानी कि जो मेल और फीमेल गैमेट है उनका फ्यूजन या मिक्सअप या मिक्सिंग कहाँ हो रही है? आउटसाइड द बॉडी हो रही है, वो फीमेल फ्रॉक के अंदर नहीं हो रही है। तो ऐसा फर्टिलाइजेशन जो आउटसाइड द बॉडी हो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये किसमें मिलेगा? फिश और एम्फीबियन में। तो इसके एग्जांपल हम लिख सकते हैं। एग्जांपल क्या होगा? फिश एंड एम्फीबियंस। ठीक है, डायग्राम आप देख लीजिएगा। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसकी आगे की प्रोसेस क्या होती है? मेल गैमेट रिलीज हुए मेल से, फीमेल गैमेट रिलीज हुए फीमेल से, दोनों का फ्यूजन हो गया और यही प्रोसेस क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन कहलाती है। और अगर ये फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी हो रहा है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया, और ये अगर आउटसाइड द बॉडी हो रहा है तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया। व्हाट प्रोसेस आर कम आफ्टर द फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद जब मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज हो जाते हैं, सपोज ये एग सेल है, ये आपका क्या है? मेल गैमेट है। जब ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस दोनों क्या होंगे? फ्यूज हो जाएंगे। और जब ये फ्यूज हो जाते हैं तो इस स्टेज को या इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या? जाइगोट। और जाइगोट से जब डेवलपमेंट होता है तो वो होता है किसका? एम्ब्रियो का। मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से क्या बनता है आपका? न्यू बेबी। न्यूबॉर्न बेबी या फिर ऑर्गेनिक जो भी हो, अगर वो बर्ड है तो बर्ड बनेगा, अगर वो अदर एनिमल है तो अदर एनिमल बनेगा। ठीक है, ओके। एग और आपका मेल गैमेट के लिए क्या बना दिया? जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से नई बॉडी तैयार हो जाएगी यानी कि न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हमको दिमाग में रखनी है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता क्या है। ओके, हम बात कर रहे थे एग के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा? एम्ब्रियो। अब आपने देखा होगा कि जब जितनी भी हैन होती हैं या जितनी भी बर्ड्स होते हैं वो क्या करती हैं? अंडे के ऊपर बैठते हैं। अब आखिर क्यों बैठते हैं अंडे के ऊपर? अरे भाई, इसके अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है इसको क्या चाहिए? हीट चाहिए। क्या चाहिए? हीट। जब तक इसको हीट या वार्म नहीं मिलेगी तब तक ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसके डेवलपमेंट के लिए एग के अंदर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि इसको हीट मिले। अगर हीट नहीं मिलेगी तो इसके अंदर डेवलपमेंट नहीं होगा और इसके अंदर जो न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होने वाला है या चिक डेवलप होने वाला है वो डेवलप नहीं हो पाएगा और ये जो एग है वो ऐसे ही बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है उसके लिए हमें क्या चाहिए? हीट या वार्म। जो हीट होती है वो कौन देता है? इसकी जो एग लेइंग एनिमल होगा वही इसको क्या देगा? हीट देगा। ये ज्यादातर उन केसेस में होता है जहां पे क्या मिलता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कहां पे? इंटरनल इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिन एनिमल में होता है वो क्या करेंगे? तो वो अपने एग को हीट प्रोवाइड कराते हैं ताकि उसके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाए। और
जैसे ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा तो इसके कुछ दिन बाद, एक फिक्स पीरियड के बाद, जैसे चिक है तो चिक का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट कितने दिन में हो जाता है, इसका 21 डेज में। कितने में हो जाता है चिक का हो जाता है आपको 21 डेज में। और ऑस्ट्रिच जो होता है, अभी हम लिखा देंगे, ऑस्ट्रिच का 42 डेज में होता है। तो एक निश्चित समय सीमा के बाद इसका क्या होगा, कवर ब्रेक होगा। कवर धीरे धीरे क्या होगा, ब्रेक होगा। और जब कवर ब्रेक होगा तो इसमें से क्या होगा, एक छोटा सा चिक या चूजा बाहर आ जाए और इसी को हम बोलते हैं हैचिंग। द newborn baby या new organism comes out from the egg are called the hatching। यानी कि अंडे से किसी न्यू ऑर्गेनिज्म का बाहर आना क्या कहलाता है, हैचिंग। तो लिख लीजिएगा, हैचिंग। हेडिंग करो, न्यू डेवलप्ड बेबी बर्ड organism comes out from the egg this process sorry यहाँ पे लिख सकते हैं आफ्टर द कंप्लीट ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड। अरे अंडे में से बच्चा बाहर कब आएगा, जब उसका इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा, यानी कि उसका जो ऑप्टिमम डेवलप होने का जो टाइम है वो खत्म हो जाएगा, तभी तो आएगा आफ्टर द कंप्लीट ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड। आफ्टर द कंप्लीट ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड, यहाँ पे समझ में आएगा, न्यू डेवलप्ड बेबी या बर्ड या ऑर्गेनिज्म कम्स आउट फ्रॉम द एग आफ्टर द कंप्लीट ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड। अब हम बात करेंगे इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। अरे जो एग को जो हीट दी जा रही है या वार्मथ दी जा रही है, किसके लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, किसके द्वारा, एग लेइंग एनिमल के द्वारा, जिसके द्वारा अंडा दिया गया है, ठीक है, उसके द्वारा अगर दी जा रही है तो ये क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। कितने समय के लिए दी जा रही है, तो हम इंक्यूबेशन पीरियड की बात करेंगे। पहले तो हम हेडिंग डाल लेते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड, हेडिंग डालेंगे, लिखिए आफ्टर laying eggs
birds and reptiles are sit on the eggs for giving one this process are called this time duration of giving one noun as incubation पीरियड। ये जो टाइम है किसका, आफ्टर लेइंग एग्स, अंडे देने के बाद बर्ड एंड रेप्टाइल जितने भी पक्षी और रेप्टाइल्स होते हैं सरीसृप आर सिट ऑन द एग्स, वो अपने एग्स यानी अंडों पर बैठते हैं फॉर गिविंग वार्म, किसके लिए, गर्मी देने के लिए। दिस टाइम ड्यूरेशन ऑफ गिविंग वार्म नाउन एज द इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि जो टाइम है अंडे पर बैठने का या गर्मी देने का वो क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जांपल लिखिए, जो चिक होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 21 डेज। ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच क्या है, 42 डेज। ऑस्ट्रिच से ध्यान आया, ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा अंडा होता है। एक्स जो होती है वो दुनिया में सबसे बड़ी एक्स है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये फ्लाइंगलेस बर्ड है, ये उड़ नहीं पाती है, शुतुरमुर्ग एक, और इसका एक अंडा आप एक हाथ में नहीं पकड़ सकते, बहुत बड़ा होता है। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा। इंक्यूबेशन पीरियड जैसे खत्म होगा वैसे ही हैचिंग स्टार्ट हो जाएगी। हैचिंग स्टार्ट होते ही क्या होगा, कोई न्यू ऑर्गेनिज्म बेबी या चिक बाहर आ जाएगा, फिर उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, एडल्ट होगा, फिर वो भी अंडे देगा, और फिर उसके बाद फिर वही प्रोसेस चलेगी, इंक्यूबेशन चलेगा, हैचिंग चलेगी, और ये लाइफ साइकिल होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई पिजन है या कोई बर्ड है, अगर वो बीमार पड़ जाती है या वो उसकी डेथ हो जाती है और हम चाहते हैं कि उसका जो अंडा है वो अंडे से बच्चा जरूर बाहर आए, तो हम क्या करेंगे, अरे भाई उस एग को जो गर्मी चाहिए थी या हीट चाहिए थी, उस हीट को अगर हम आर्टिफिशियल तरीके से दें यानी कि मशीन के द्वारा अगर दे दें तो क्या होगा, मशीन के द्वारा देंगे तो उसको गर्मी मिलनी चाहिए, हीट मिल जाएगी, उसके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा, और एक निश्चित टाइम पीरियड यानी कि आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड, जैसे इंक्यूबेशन पीरियड 21 डेज या 42 डेज का खत्म होगा वैसे क्या होगा, वो ऑर्गेनिज्म बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बिट में देखिए, वो है जो ऐसे एनिमल
जो मैमल्स हैं, मैमल्स यानी कि ऐसे एनिमल्स जो ह्यूमन की तरह अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं बट वो अंडे देते हैं। ऐसे एक है आपका प्लेटिपस और एकिडना। ये तो ऐसे एनिमल हैं जो अंडे देते हैं लेकिन अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे कि ह्यूमन, जैसे कि मंकी, डॉग, कैट की तरह क्या करते हैं, ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मैमल्स बट एंड लेइंग एनिमल्स। अगर आप कोई भी बड़े होकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाएंगे, ऐसा जानवर का नाम बताइए जो स्तनधारी है, मैमल्स है लेकिन अंडे देता है। तो क्या हो गया आपका, एक प्लेटिपस हो गया और दूसरा एकिडना। फर्स्ट सिलेबस में मैंने आपको बताया भी है विद पिक्चर, इनके पिक्चर भी दिखाई दिया आपको प्लेटिपस और एकिडना के। तो आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर यानी कि हम लिख लेते हैं, बता देते हैं थोड़ा सा। ये नोट डाउन कर लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर क्या होता है, एक मशीन होती है या फिर चैम्बर होता है, उसके अंदर क्या की जाती है, हीट दी जाती है। ये क्या डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर during incubation period। आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर क्या है, एक मशीन या एक चैम्बर है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, हमने कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिए और यहाँ पे एग रखे हुए और इससे क्या हो रहा है, गर्मी मिल रही है और इंक्यूबेशन टाइम या पीरियड जैसे ही खत्म होगा वैसे इससे क्या होगा, चिप बाहर आ जाएगा। इसका टेम्परेचर सबसे मेन चीज है क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको याद रखना है 37.5 डिग्री सेल्सियस के लगभग टेम्परेचर होता है, इतना हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, ठीक है। यानी कि उतना टेम्परेचर चाहिए जितना इसको एग लेइंग एनिमल देते हैं। तो ये हो गया आपका आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर। और आपका मोस्ट इंपोर्टेंट जो आज का दो क्वेश्चन थे वो ये थे कि ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो अंडे देते हैं बट अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते। तो ये है आपका प्लेटिपस और एकिडना। आज के लिए बस इतना ही काफी है, कल फिर मिलते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।